प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। रेस्पिरेशन एंड प्लांट के फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस को कवर किया था। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या बनाया था? एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड। अब जो ग्लाइकोलाइसिस में दो पायरुविक एसिड बना, उसका फेट क्या है? उसका फेट एरोबिक कंडीशन में अलग होता है, एनएरोबिक कंडीशन में अलग होता है। तो एरोबिक कंडीशन में वो जो पायरुविक एसिड जो सेल के साइटोप्लाज्म में बना, वो अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और फर्दर जो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा वो एरोबिक कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। वो हमारा लेक्चर 3 होगा। आज हम करने वाले हैं कि एनएरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड का फेट क्या है, और एनारोबिक कंडीशन में जो पायरुविक एसिड का फेट है, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, वो आज के लेक्चर का विषय है हमारा। तो सीधे चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ पर और फर्मेंटेशन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एनसीईआरटी का पीडीएफ खुला हुआ है और यहाँ पर लिखा है कि देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड, है ना। पायरुविक एसिड का जो हैंडल सेल करता है वो 3 तरीके से कर सकता है। एक क्या है? एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यही आज का हमारा सब्जेक्ट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करने वाले हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और तीसरा फेट है एरोबिक रेस्पिरेशन, वो आज हम कवर नहीं करेंगे, वो हम लेक्चर 3 में कवर करेंगे कि एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड का क्या हो। लेकिन जैसे आप जानते हो कि एनएरोबिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पायरुविक एसिड यदि लैक्टिक एसिड में चेंज होता है तो उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, और यदि इथाइल अल्कोहल में चेंज होता है तो उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। और आज का हमारा सब्जेक्ट यही है, फर्मेंटेशन। तो जैसा आपने देखा कि दो तरह का फर्मेंटेशन है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो ये कैसे होता है, कैसे बनता है, ये दो चीज, इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये पूरा जो प्रोसेस है ब्रीफ में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक का जो प्रोसेस है, ये तो ग्लाइकोलाइसिस है। बेटा ये ध्यान में रखना कि ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है, एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा तो पायरुविक एसिड कैसे बनेगा? पायरुविक एसिड बनने के बाद ही उसका हम फिर देखेंगे कि एरोबिक कंडीशन में क्या होगा और एनारोबिक कंडीशन में क्या होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस, you have to keep in mind, it's a common pathway in both aerobic and anaerobic condition. तो ग्लाइकोलाइसिस को ही यहाँ पर शुरू में देख रहे हो, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फेनॉल, पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड तक बनने का प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, जो हमने लेक्चर 1 में कवर कर दिया है। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा? तो पायरुविक एसिड से यहाँ पर देख लो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, और दूसरा इथाइल अल्कोहल बन रहा है, जिसको हम इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन कहेंगे। दोनों को हमें समझना है कि ये कैसे बनता है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले देखते हैं इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल, ओएल लगा है तो अल्कोहल होगा। इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो ईस्ट में होता है, ये याद रखना, किस में होता है? ईस्ट में होता है इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, है ना। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी आपने पढ़ रखा है इसके बारे में कि ईस्ट जो है वो अल्कोहल के फॉर्मेशन में यूजफुल होते हैं। तो ईस्ट में ये प्रोसेस कैसे होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन ईस्ट में कैसे होता है, ये हमें समझना है। पायरुविक एसिड तो आपने पढ़ रखा है। ये 2 स्टेप प्रोसेस आप देख रहे हो एनसीईआरटी में, ये 2 एरो बना हुआ है, ये पहला एरो और फिर दूसरा एरो। यहाँ पर एक ही एरो बना है इलेक्ट्रिक एसिड, मतलब ये प्रोसेस एक ही स्टेप में पूरा होता है और ये प्रोसेस 2 स्टेप में पूरा होता है। तो 2 स्टेप में पहला स्टेप क्या है? पायरुविक एसिड का पहले होगा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ CO2। तो पायरुविक एसिड से CO2 जब रिमूव हो जाता है, इस प्रोसेस को हम डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम का नाम है डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है। तो जब CO2 रिमूव हो जाएगा तो पायरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर मेंशन नहीं है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन आप समझिए कि पायरुविक एसिड पहले एसिटल्डिहाइड में बदल जाएगा, एसिटल्डिहाइड में बदल गया। अब इसके बाद एसिटल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है? तो बच्चों ये ध्यान रखना कि ये जो NaDH बना था, ये NaDH कहाँ पर बना था? ग्लाइकोलाइसिस में बना था। कौन से स्टेप में बना था? स्टेप नंबर 6 में, जिसको हम डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। वहां से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, उस हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन था? NAD। तो NAD NADH प्लस H+ में कन्वर्ट हो गया। अब इस NAD के पास जो हाइड्रोजन है, दो जो हाइड्रोजन है, ये जब तक ये किसी को डिलीवर ना कर दे, तब तक NAD फ्री होगा क्या? नहीं होगा। एरोबिक कंडीशन में हम देखेंगे कि इस NADH के पास जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो तो एरोबिक कंडीशन की। एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है? यही याद रखना, फर्मेंटेशन में इस हाइड्रोजन का जो एक्सेप्टर होता है ना, वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, एसिटाल्डिहाइड क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस NADH के पास जो हाइड्रोजन है ना, वो एसिटाल्डिहाइड के पास चला जाए, और यही एसिटाल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और NAD क्या हो गया? फ्री हो गया। NAD को फ्री कराना क्यों जरूरी है? NAD को फ्री कराना जरूरी है ताकि फिर से जब ग्लाइकोलाइसिस हो, तो स्टेप नंबर 6 के लिए तो NAD की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए NAD का फ्री होना जरूरी है। तो ये याद रखना है कि व्हाट इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन केस ऑफ इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में इसका जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल बना। दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड इज इटसेल्फ बिकम्स द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। यहाँ पर दो स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक ही स्टेप प्रोसेस। इथाइल अल्कोहल सॉरी पायरुविक एसिड इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लैक्टिक एसिड एक तो हमारे मसल्स में होता है। इसके कारण आप रिकॉल करिए कि हमारे मसल्स में जो फटीग का स्टेट आता है, वो क्या है? किसके एक्युमुलेशन से आता है? लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन से आता है। तो लैक्टिक एसिड बनाने वाला एक बैक्टीरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको LAB बोलते हैं ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया में भी होता है और हमारे मसल में भी होता है, लेकिन मसल में कब होता है? एनएरोबिक कंडीशन। ये दोनों ही प्रोसेस जो है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन, एनएरोबिक कंडीशन में हो। अब तुम्हें यदि ये पूछा जाए, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितने स्टेप्स? तो आप कहोगे पहला स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस तो है ही, और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में कितने स्टेप्स? तो यहाँ भी आपको कहना है कि ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन है ही है, उसके बाद दूसरा स्टेप है इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। लेकिन इस इंटायर प्रोसेस में ATP का जनरेशन कैसे होता है? जैसे यहाँ पर एक सवाल है ATP के कैलकुलेशन को लेकर के, कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितने ATP बनेंगे या इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में कितने ATP बनेंगे। तो दोनों का आंसर दो ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ATP यहाँ पर तो बन ही नहीं रहा ना। ATP तो जो बन रहा है वो ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है। हमने ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बनाए थे? 4 बनाए थे, 2 माइनस कर दिया था हमने, जो यूज हुए थे स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में ग्लाइकोलाइसिस में। तो 2 ATP यूज हुआ था और 4 बना था, तो नेट गेन कितना हुआ? 2 ATP का नेट गेन हुआ। चाहे इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, ATP दो ही बनेंगे, क्योंकि NADH2 जो ATP बनाता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो गया ही नहीं ना, तो ये लॉस हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि फर्मेंटेशन को थोड़ा और समझिए कि ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए पूरे 4 स्टेप्स चाहिए, 4 स्टेप में जाकर के, और 4 स्टेप में 3 स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का। तो ऑब्वियसली
ग्लूकोज के अंदर जितनी एनर्जी है वो एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो कितना परसेंट, ये काफी कम है। कितना परसेंट? लेस देन 7%, है ना। इसमें लेस देन 7% एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कहीं पर ये मसल्स इसमें लिखा हुआ, ठीक है, ये देखो यहाँ पर है ना, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फर्मेंटेशन प्रोसेस। और फर्मेंटेशन में क्या होगा, वो ग्लाइकोलाइसिस में होता है ना। और अब देखते हैं एक चीज और, ये दोनों ही चीज जिसके बारे में एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैक्टिक एसिड का बनना और इथाइल अल्कोहल का बनना, ये दोनों ही हैजार्डस प्रोसेस है। हैजार्डस प्रोसेस किस सेंस में? जिससे आपने देखा कि लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ था, लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मसल में फटीग का स्टेट आता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इथाइल अल्कोहल के रिस्पेक्ट में स्पेशली यहाँ पर मेंशन है कि जो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल का फर्मेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो कौन ऑर्गेनिज्म है? ईस्ट है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको ब्यूरल सिस्ट भी कहते हैं, अल्कोहल के फर्मेंटेशन में ये इन्वॉल्व है। तो जो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल होते हैं ना, उसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 12 to 13% ही होता है। 12 to 13% होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 13% को जैसे ही वो रीच करता है, जैसे ही 13% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन अचीव होगा 13%, तो ईस्ट की डेथ हो जाएगी। ईस्ट की डेथ हो जाएगी तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होगा? रुक जाएगा। अब आप समझो कि ईस्ट की डेथ होती क्यों है? तो ईस्ट की डेथ इस तरह से होती है कि अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ने लगता है तो ईस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेशली जो लिपिड बायलेयर है, लिपिड बायलेयर को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। लिपिड बायलेयर डिस्टर्ब हो जाने से जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं ईस्ट के अंदर, वो लीक करके बाहर चले आते, और लीक करके जैसे बाहर आ गए, ईस्ट डेथ हो जाएगी, ईस्ट की डेथ हो जाएगी। और ईस्ट की जब डेथ हो जाएगी तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होगा? रुक जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल है ना, उसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% के बियॉन्ड नहीं जाएगा, वो 12 to 13% के बीच में रहता है। क्योंकि 13% को जैसे ही वो एक्सीड करेगा, 13% को ही अचीव करने पर इसकी क्या होगी? डेथ हो जाएगी। और इसकी डेथ हो जाएगी तो फिर प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन क्या होगा? रुक जाएगा। लेकिन एक सवाल है जैसे यहाँ पर कि व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेज दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड? तो वही 12 to 13%। लेकिन इसके बाद एक और सवाल है कि हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेज ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड? जैसे मार्केट में जो अल्कोहलिक बेवरेजेस मिलते हैं, जैसे रम है, वोडका है, विस्की है, इन सब में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, 40% या उससे बियॉन्ड भी होता है कई अल्कोहलिक बेवरेजेस में। तो वो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल नहीं है। नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल तो 12 to 13% के बीच में ही होगा। तो फिर वो उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? जो मार्केट में जो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं जिसमें 40% या उसके बियॉन्ड अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन है, उसको इस तरह से अचीव करते हैं। प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अल्कोहल जो बना है नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल, वो खाली अल्कोहल तो नहीं है, उसमें पानी भी है, वाटर भी है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग। 78 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल बॉइल हो जाता है। तो जब उस मिक्सर को, वाटर एंड अल्कोहल के मिक्सर को जब हम हीट करते हैं, तो हीट करने से अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो कम है, तो वो जो अल्कोहल है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, और उस वेपर को कलेक्ट कर लिया जाता है एक सेपरेट कंडेंसर से पास कराने के बाद। फिर वेपर जब वो कूल होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल होता है जिसमें अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी हाई हो। तो मार्केट में जो अल्कोहल बनाए जाते हैं, मिलते हैं, वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो जाननी जरूरी थी।
तो दो चीज इसको समअप करें फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है बेटा, वो एक एनएरोबिक कंडीशन में होता है। दो तरह का फर्मेंटेशन होता है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक है इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। जो मेन चीजें याद रखने वाली है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में कितनी एटीपी जनरेट होगी, सिर्फ 2 एटीपी जनरेट होगी, नेट गेन 2 एटीपी होगा। कितनी परसेंट के रिस्पेक्ट में देखो तो लेस देन 7% ऑफ एनर्जी, जितना ग्लूकोज के पास एनर्जी है उसका लेस देन 7% एनर्जी ही यहाँ पर हम ऑब्टेन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। फिर अल्कोहल के रिगार्ड में 2 बात और याद रखना है कि नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहल जो है उसमें 12 to 13% तक ही होता है, क्योंकि 13% को अचीव करते ही इसकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ होती है ये भी हमने आपको बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस। और एक बात और जो याद रखना है कि NAD का एक्सेप्टर, NAD का जो एक्सेप्टर है, NADH के पास जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का एक्सेप्टर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड होता है, और इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में एसिटाल्डिहाइड। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज और एक्स्ट्रा यदि आप जानना चाहें तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि भाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के कारण हमें एटीपी का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो हम कहेंगे लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि ये NADH यदि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वो 3 एटीपी बनाता, यहाँ पर तो नहीं बन रहा ना, नहीं। यहाँ पर जो NADH माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी में कन्वर्ट होता है, 3 एटीपी में कन्वर्ट होता है, वो तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देयर इज ए लॉस, यहाँ पर एटीपी का में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने एनारोबिक कंडीशन को कर लिया। अब आगे के लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम एरोबिक कंडीशन वाले पार्ट को कवर करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के पायरुविक एसिड का फेट क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।